हेलो एवरीवन, आज हम नए चैप्टर के साथ आए हैं जिसका नाम है कैलेंडर। और कैलेंडर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ आपकी डेली लाइफ में भी इसका बहुत इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही आप देखिएगा, इसमें बेसिक कंसेप्ट्स के साथ साथ इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो काफ़ी अच्छे लेवल के पूछे जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो पता होना ज़रूरी है, ताकि चैप्टर इंटरेस्टिंग भी बना रहे और आपकी जो नॉलेज है वो भी बढ़ जाए। ठीक है, जो आपने कभी भी ये चैप्टर किसी और से पढ़ा है तो एक बार इस चैप्टर को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तो आपको कहीं ना कहीं पता लगेगा कि आपने कुछ हद तक इसके पॉइंट्स गलत पढ़े होंगे या डीप में नहीं पढ़े होंगे। मैं सभी के लिए ये बात नहीं कहता, कुछ बच्चों ने सही भी पढ़ा होगा, लेकिन मैक्सिमम बच्चे इस चैप्टर के कंसेप्ट्स गलत दिमाग में रखते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। तो आप पहले इस चैप्टर को ध्यान से देखना, फिर उस पर क्वेश्चंस लगाना, और कुछ सीखने को भी मिलेगा आपको डेली लाइफ के लिए भी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम चैप्टर की। अब अगर आपको ये पता हो कि हम घर पे कैलेंडर तो बहुत तरीके के यूज़ करते हैं, कुछ बच्चों के घर में यहाँ पर पंचांग इस्तेमाल में आता होगा, ग्रेगरियन कैलेंडर यूज़ आता होगा, और बहुत सारे कैलेंडर हो सकते हैं। लेकिन जो मानक यानी कि स्टैंडर्ड कैलेंडर है उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, और उसके बारे में कुछ उसकी हिस्ट्री और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। जो आजकल हम घर में कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं स्टैंडर्ड, उसका नाम है ग्रेगरियन कैलेंडर। ठीक है ना। इससे पहले जूलियन कैलेंडर इस्तेमाल में आता था, जूलियन कैलेंडर को रिप्लेस करके ही ग्रेगरियन कैलेंडर आया है। ग्रेगरियन कैलेंडर इसका नाम क्यों है? क्योंकि इसको इंट्रोड्यूस किया था पोप ग्रेगरी 13 ने। ठीक है, उनका नाम था पोप ग्रेगरी। ठीक है ना। पोप ग्रेगरी एक्चुअल में 13th, इन्होंने जो पहली बार इंट्रोड्यूस किया था वो किया था अक्टूबर 1582। इस डेट पर क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम हैं। इससे पहले जो इस्तेमाल में आता था वो था जूलियन कैलेंडर। जूलियन कैलेंडर को ही रिप्लेस करके ग्रेगरियन कैलेंडर आया है। ठीक है ना। क्रिश्चियन की एक प्रमुख त्यौहार होती है ईस्टर। ईस्टर की डेट के चेंज करने के लिए कहा गया था, तो पोप ग्रेगरी ने पूरा कैलेंडर ही चेंज कर दिया था। ये कैलेंडर लगभग जूलियन कैलेंडर जैसा ही है, जिसमें सिर्फ 3 दिनों का अंतर होता है। ठीक है, लेकिन हमारे काम में यही आता है। इस पर सवाल भी पूछा गया है, फादर ऑफ कैलेंडर। फादर ऑफ कैलेंडर कौन कहलाते हैं? ग्रेगरी, पोप ग्रेगरी। ठीक है ना, ये फादर ऑफ कैलेंडर कहलाते हैं। ठीक है, इनका कैलेंडर ये जो हम घर में अभी भी यूज करते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड कैलेंडर ग्रेगरियन कैलेंडर कहलाता है। ठीक, इनके नाम पर रखा गया है, पोप ग्रेगरी इनका नाम था। ठीक है, इनके नाम पर ही ये कैलेंडर बनाया गया है। अब इसके बारे में कुछ डिटेल में पता लग जाएगा। इस डेट पर सवाल नहीं आएंगे क्योंकि लगभग 200 साल लग गए थे वहाँ पर सभी लोगों को ये कैलेंडर अपनाने के लिए। कुछ लोग जूलियन कैलेंडर मान रहे थे सही, कुछ लोग ग्रेगरियन कैलेंडर मान रहे थे, क्योंकि दोनों कैलेंडर लगभग सेम ही हैं। ठीक है ना। अब लेकिन हर किसी को एक डेट पर होना भी जरूरी है ना। मान लीजिएगा इंडिया में आज संडे है, ठीक है, और पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो मंडे है। हर कोई अलग अलग, हर देश वाले अलग अलग अगर डेट मानने लग जाएं तो दिक्कतें आ जाएंगी। इसीलिए एक स्टैंडर्ड कैलेंडर माना गया है जिसको हम ग्रेगरियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इस कैलेंडर में मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ जो आपके काम में आने वाली है। ग्रेगरियन कैलेंडर में होते हैं वर्ष, 2 तरीके के होते हैं जी। एक होता है सामान्य यानी कि नॉर्मल ईयर, एक होता है लीप वर्ष। ठीक, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। नॉर्मल ईयर जो होता है उसमें 365 दिन माने जाते हैं और फेब में 28 दिन होते हैं। ठीक है ना। सभी को पता है
एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, किस महीने में 30 दिन होते हैं, किस में 31 होते हैं, किस में 28 या 29 होते हैं। ठीक है, वो बातें भी आगे डिस्कस करते हुए चलेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कुछ बेसिक चीज़ें। लीप ईयर जिसमें 366 डेज होते हैं और उस फैब में 29 दिन आते हैं। अब कोई आपसे सवाल ये तो नहीं पूछेगा कि एक नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं या एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं। हाँ, इतना जरूर पूछ सकता है कि एक नॉर्मल ईयर में 365 ही दिन क्यों होते हैं, 780 क्यों नहीं, 550 क्यों नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये 365 दिन ही क्यों होते हैं। इसका सही कारण आपके दिमाग में होगा, लेकिन वो याद नहीं आता है जब एक्चुअल में उसकी ज़रूरत होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो पृथ्वी चक्कर काटती है पूरे सूर्य की परिक्रमा जिसको कहते हैं, उसी को, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ को जिसको हम बोलते हैं, वही जो समय लेती है उसी को हम बोलते हैं एक वर्ष। ठीक, वो एक्चुअल में उस पर सवाल भी पूछा गया है कि एक्चुअल टाइम ऑफ अ ईयर, एक वर्ष का वास्तविक समय क्या है, ये पूछा गया है। ऑप्शन में है उसमें 365 दिन और 366 दिन, 365 दिन 6 घंटे और 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट कुछ सेकंड। तो इनमें से जो भी सही लगता है बच्चे लगा देते हैं। मैक्सिमम टाइम बच्चे इसमें आंसर लगा देते हैं 365 दिन और 6 घंटे, जबकि वो आंसर सही नहीं है, क्योंकि एक वर्ष का वास्तविक समय ये नहीं होता है और उसी की वजह से इस पूरे कैलेंडर में दिक्कतें का सामना करना पड़ता है हर किसी को। एक वर्ष का वास्तविक समय है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। ठीक है ना। इस समय में पृथ्वी एक चक्कर काट लेती है सूर्य के चारों ओर। ठीक है ना, उसी को हम बोलते हैं एक वर्ष का वास्तविक समय। लेकिन हम मानते हैं, होता नहीं है, मानते हैं 365 दिन और 6 घंटे। इस मानने के कारण ही इस पूरे कैलेंडर में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो क्या दिक्कत होती है अभी आपको समझ में आ जाएगी। हम किसी भी वर्ष को पहचानते कैसे हैं कि वो एक नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। ये जो 6 घंटे एक्स्ट्रा है ना, यही 6 घंटे हर 4 वर्ष में एक दिन के बराबर होते हैं और वो दिन कहलाता है एक लीप वर्ष। ठीक है ना। तो इसका मतलब तो ये हुआ हर 4 साल बाद लीप ईयर आना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नॉर्मल ईयर्स में तो 4 साल बाद का अंतर आता रहेगा, लेकिन जो भी सेंचुरीज होगी उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। देख लेते हैं किसी भी एक वर्ष को पहचानते कैसे हैं। सपोज करिए 2019 को मुझे पता करना है कि एक नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर है, कोई भी वर्ष हो। सिंपल सा तरीका है, अगर वो 4 से डिवाइड हो जाएगा तो वो ईयर लीप ईयर कहलाएगा। फर्स्ट कंसेप्ट, ठीक है ना, मानते हैं, ऐसा मान करके चल रहे हैं, एक्चुअल में होता नहीं है। लेकिन अगर मैं पूरी डिजिट को ही 4 से डिवाइड करूंगा, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। आपको मैथ्स में भी आगे इस्तेमाल में आएगा, डिविजिबिलिटी टेस्ट में, जब आपको पता लगेगा कि लास्ट की 2 डिजिट को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो वो पूरी डिजिट 4 से डिवाइड हो जाती है। ठीक है ना, यही चेक करना भी होता है। वैसे तो होता है लास्ट की डिजिट 2 से हो जाए तो वो पूरी डिजिट 2 से होगी, लास्ट की 2 डिजिट 4 से हो जाए तो वो पूरी डिजिट 4 से भी डिविजिबल होगी, लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो वो पूरी डिजिट 8 से डिविजिबल होगी। ये आपको नंबर सिस्टम में मैथ्स में सीखने को मिलेगा। तो अभी समझ लेते हैं, जब लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं तो उसका मतलब वो पूरी डिजिट 4 से डिविजिबल होगी। तो जो भी लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आएगा, वही डिफाइन करेगा कि वो ईयर लीप ईयर है या नहीं। कहने का मतलब ये हुआ, लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 देगी तो वो ईयर एक लीप ईयर कहलाएगा। उसके अलावा 1, 2 या 3 कुछ भी रिमाइंडर देगी तो वो ईयर एक नॉर्मल ईयर कहलाएगा। कहने का मतलब ये हुआ 1, 2 या 3 इन तीनों में से कुछ भी रिमाइंडर आ जाएगा ना तो वो ईयर एक नॉर्मल ईयर कहलाएगा। रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो वो ईयर एक लीप ईयर कहलाएगा। सिंपल और सरल शब्दों में बात इतनी सी है, ठीक है ना। लेकिन ये एप्लीकेबल है सिर्फ नॉर्मल ईयर्स में, मतलब जो सेंचुरी ईयर नहीं है। सेंचुरी ईयर कौन से होते हैं? शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष होते हैं जिनकी लास्ट की 2 डिजिट 00 होती है, जैसे कि 1600, 1700, 1800, 1900। शताब्दी का मतलब ही क्या हो गया है? लास्ट की 2 डिजिट 00, मतलब 100 का मल्टीपल।
शताब्दी मतलब 100 ही होता है, आप सभी को पता है ये बात। तो लास्ट की 2 डिजिट अगर 00 है तो इसमें तो आपने लास्ट की डिजिट को 4 से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं होता, तो इसको एक अलग ही कैटेगरी में डाल दिया है जिसको हम कहते हैं शताब्दी वर्ष। और उस अलग कैटेगरी में डालने का क्या मतलब है, क्या जरूरत क्या पड़ी है, वो कारण है, ठीक है ना। जो हमने माना है ना वो 5 घंटे 48 मिनट को हमने जो 6 घंटे माना है, उसको मानने के कारणवश ही मुझे अलग कैटेगरी बनानी पड़ी है सेंचुरी ईयर की। क्यों, अभी समझना बड़ा ध्यान से। पहले मैं आपको कंसेप्ट बता दूं, इसमें सेंचुरी ईयर्स जो होते हैं ना, जो ये शताब्दी वर्ष होते हैं, इनमें पूरी डिजिट को 400 से डिवाइड करते हैं, और 400 से डिवाइड करने के बाद सेम वही 100, 200 या 300 रिमाइंडर अगर आएगा तो वो ईयर एक नॉर्मल ईयर कहलाएगा, रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो वो ईयर एक लीप ईयर कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपकी। क्योंकि देखो अगर आप 4 से डिवाइड करोगे 1700 भी क्या होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 100 का मल्टीपल है तो 4 से डिवाइड होना ही है। लेकिन एक्चुअल में सेंचुरी ईयर वही लीप ईयर कहलाएगा जो 400 से भी डिवाइड होगा। 1600 को जब 400 से डिवाइड करोगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, ये एक लीप ईयर होगा, और इसकी फरवरी में 29 दिन होंगे। लेकिन इसे जब 400 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 100 आएगा, तो ये एक क्या होगा, ये होगा नॉर्मल ईयर। ये क्या है, एक लीप ईयर। ये भी जब 400 से डिवाइड करोगे तो 200 रिमाइंडर आएगा, तो इसका मतलब नॉर्मल ईयर है। सेम ये भी नॉर्मल ईयर है, लेकिन 2000 में रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये क्या कहलाएगा, लीप ईयर। तो बात आपकी समझ में आ गई होगी। जैसे नॉर्मल ईयर में क्या करते हैं, लास्ट की डिजिट को 4 से डिवाइड करा, रिमाइंडर कितना आया, 3, तो 2019 क्या है, एक नॉर्मल ईयर है। लेकिन 2020 की अगर मैं बात करूं, उसे 4 से डिवाइड अगर आप करोगे तो लास्ट की 2 डिजिट 20 यानी कि 4 से डिवाइड हो रही है, रिमाइंडर 0 दे रही है, तो ये ईयर एक क्या है, लीप ईयर। इस बार फेब में लीप ईयर में आपने देखा होगा 29 दिन रहे होंगे, ठीक है ना। और यही तरीका है कि नॉर्मल ईयर्स जो होते हैं उनमें लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड चेक कर लेते हैं हम। अगर वो 4 से डिवाइड हो जाती है, मतलब कि रिमाइंडर अगर 0 आता है, तो वो ईयर एक लीप ईयर कहलाता है। 1, 2 या 3 में से कुछ भी रिमाइंडर आएगा तो वो ईयर एक नॉर्मल ईयर कहलाएगा। लेकिन शताब्दी में हम जिसकी लास्ट की 2 डिजिट 00 होती हैं, उनमें पूरी शताब्दी को 400 से भाग देता हूं मैं, और 400 से भाग देने पर रिमाइंडर 100, 200 या 300 आएगा, तो वो ईयर एक नॉर्मल ईयर कहलाएगा। रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो वो लीप ईयर कहलाएगा। अब समझ लेते हैं इन्हें 400 से डिवाइड करना क्यों पड़ा, 4 से ही क्यों नहीं चेक कर लिया। अगर 4 से डिवाइड करता तो ये भी डिवाइड होता, ये भी डिवाइड होता, ये भी डिवाइड होता और ये भी डिवाइड होता, ठीक है ना। तो ये जो मुझे सब करना पड़ा है, अलग कैटेगरी क्यों बनानी पड़ी है मुझे सेंचुरी ईयर की, वो समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर देखो, अगर आप ये जो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड जो है, उसको हमने माना क्या है, 365 दिन और 6 घंटे। ये जो मानने का कारण है, जो डिफरेंस आया है इसके कारण वर्ष, वो कितना आया है, वो आया है 11 मिनट कुछ सेकंड का अंतर आ गया है। वो 11 मिनट कुछ सेकंड का एक एरर ही तो हुआ। मतलब अभी तो मैं कह रहा हूं कि ये कैलेंडर लगभग एरर फ्री है, तब से 1582 से चलता आ रहा है, 1582 से अभी तक चलता आ रहा है। और चलने के कारण भी 2 हैं, एक तो ये सबसे कम एरर वाला, एरर फ्री कह सकते हैं इस कैलेंडर को। अब तक जितने भी कैलेंडर आए थे इसमें सबसे कम एरर रहे हैं, ना के समान। और ना तो अब किसी के पास इतना समय है कि नया कैलेंडर हम बनाएं या खोजें, उसमें कुछ नई चीज़ें, जो चल रहा है सही चल रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम फॉलो करते आए हैं। तो अब ये देखिए, जो 11 मिनट कुछ सेकंड का अंतर आया है, इसके कारणवश मुझे ये जो, अगर आप चेक करके देखोगे 400 वर्षों में ये लगभग 3 दिनों का एरर हो गया था। तो ये 3 दिन का एरर मुझे सेंचुरी से समाप्त करना पड़ा। कैसे, वो एक क्वेश्चन की तरह समझिएगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, जिससे आपका ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और वो क्वेश्चन आपके काम में भी आएगा। वो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर। वो ये है, पहले 400 वर्षों में 29 फरवरी यानी कि लीप वर्ष कितनी बार आया होगा। तो इसमें बच्चे गलती कर देते हैं, पहले 400 वर्ष है ना, पहले 400 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी यानी कि लीप वर्ष आया है, ये पूछा है सवाल में। अब 400 वर्ष हैं, अगर मैं मान करके चलूं हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, तो आपका आंसर होना चाहिए क्या, 100। और 100 इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। देखना, समझना, मैंने बोला है पहले 400 वर्ष। अगर मैं 400 वर्ष लिखने लग जाऊं तो शाम हो जाएगी भाई सुबह से। मैं ऐसे करके आपको बता देता हूं,
पहला लीप ईयर कब आया होगा भाई, यहाँ 6 घंटे ही एक्स्ट्रा आए होंगे, फिर यहाँ 6 घंटे आए होंगे, ऐसे करते करते पहला जो लीप ईयर आया होगा वो 004 में आया होगा। फिर अगला लीप ईयर कब आया होगा, फिर वही 6 घंटे यहाँ पर आया होगा 008 में। ऐसे ही 12, 16, 20 हर 4 साल बाद के अंतर में बढ़ता जा रहा होगा। तो इस तरीके से तो आपके अकॉर्डिंगली मतलब पृथ्वी का जो चक्कर है अगर वो एक्चुअल में 365 दिन और 6 घंटे होता ना तो आपका आंसर डेफिनेटली क्या आता, 100, मतलब कि 100 बार आपका लीप वर्ष आया होता पहले 400 वर्षों में। लेकिन हमें पता है पृथ्वी जो चक्कर काटती है वो ये है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। ये जो एरर आया है इसे मानने के कारण आया है। अब ध्यान से समझना, अगर 4 से ही डिवाइड करने वाले ईयर को हम लीप ईयर मान ले तो ये दिक्कत हो जाती है। 100 इसका आंसर लगा देते हैं, जबकि इसका आंसर होगा 97। कैसे होगा वो देखिएगा भाई। यहां पर ये सभी के सभी मैंने क्या मान लिए हैं, हर 4 साल बाद लीप ईयर आ रहा होगा, तो सीधा सा मैंने 400 को डिवाइड कर दिया किससे, 4 से। क्या आंसर होना चाहिए था 100। जबकि इन 100 में मैं आपको बता दूं कि जो 4 सेंचुरीज आई हैं 100, 200, 300 एंड 400, इन 4 सेंचुरीज में से कोई 3 सेंचुरी तो लीप ईयर नहीं है ना, 100, 200 और 300 लीप ईयर नहीं है। जो ये सेंचुरीज आई हैं उनको अलग से चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि वही सेंचुरी लीप ईयर मानी जाएगी जो 400 से भी डिवाइड हो जाएगी। अगर आप 100 को 400 से डिवाइड करोगे तो क्या वो 0 रिमाइंडर देगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या ये लीप ईयर होगी, नहीं। तो क्या ये भी लीप ईयर होगी, ये भी नहीं होगी। 300 भी लीप ईयर नहीं होगी, केवल 400 लीप ईयर होगी, ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो इन 100 में ये जो 100 ईयर्स हैं इनमें जो 100 बार है, इन 100 में 3 जो सेंचुरीज हैं वो एक्स्ट्रा आई हुई हैं। कहने का मतलब ये हुआ हर 4 साल बाद लीप ईयर नहीं आता है, ये बात आपकी समझ में आ चुकी है। तो आप ये भी समझिएगा कि जो सेंचुरीज हैं उन्हें चेक करने का तरीका अलग होता है। 400 से डिवाइड करके देखते हैं तो ये जो 4 सेंचुरीज हैं इनमें से 1, 2 और 3 ये इसमें एक्स्ट्रा काउंट हुई है, इसलिए -3 करके आंसर क्या आ जाएगा 97। 97 बार आया होगा पहले 400 वर्षों में लीप वर्ष। क्योंकि सेंचुरी को चेक करने का तरीका क्या है, 400 से भाग करके देखते हैं। वो क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट को हमने 6 घंटे माना था, इसके कारण वर्ष 11 मिनट कुछ सेकंड का जो एरर है वो हर वर्ष बढ़ता जा रहा है। और हर वर्ष बढ़ते बढ़ते वो 400 वर्षों में लगभग 3 दिन के बराबर हो गया है। और वो 3 दिन एक्स्ट्रा आ गए हैं ना मेरे पास, तो वो 3 दिन कहीं से तो कम करने थे। तो वो 3 दिन कहाँ से कम होते हैं, उसके लिए मैंने अलग ही कैटेगरी बना ली है सेंचुरी ईयर्स की। तो वो जो सेंचुरी ईयर्स होते हैं उनसे मैं उनको माइनस कर लेता हूं, तभी जाकर के ये कैलेंडर फिर से एरर फ्री होता है। वो जो 3 दिन एक्स्ट्रा थे, अगर 365 दिन 6 घंटे ही होता पृथ्वी का चक्कर काटने का समय, तो ये सभी की सभी क्या मानी जाती, लीप ईयर मानी जाती। जबकि ये सेंचुरी ईयर बनाने की मुझे जरूरत ही ना पड़ती। सेंचुरी ईयर की कैटेगरी इसलिए बनाई गई है ताकि मैं ये 3 दिनों का जो एरर आया है इसके कारण वर्ष वो एरर समाप्त कर सकूं। वो समाप्त कैसे होगा, मैंने सेंचुरीज को उन्हीं को लीप ईयर माना है जो 400 से विभाजित होगी। अगर ये 365 दिन 5 घंटे की वजह से जो एरर है वो अगर ज्यादा होता, मान लीजिए 6 दिन का होता, तो मैं 700 से डिवाइड करा करता सेंचुरीज को, ताकि 6 दिन कैंसिल आउट हो सके। ये एरर है 3 दिनों का, इसीलिए 400 से डिवाइड करता हूं मैं। रटना नहीं है, समझना है। 4 से डिवाइड तो इसलिए किया है क्योंकि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, और 400 से डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि 400 वर्षों में 3 दिन का एरर आ गया है। तो वो 3 दिन कहीं से माइनस यानी कि सब्ट्रैक्ट करने थे, वो 3 दिन माइनस करेंगे हम सेंचुरी ईयर्स से, तो वो 3 दिन माइनस हो जाएंगे, तो वो एरर फ्री हो जाएगा कैलेंडर। समझना है बात को कि भाई वो जो 3 दिन कहां से कम हुए, इस सेंचुरी से, इससे, तो फिर से कैलेंडर क्या हो गया, एरर फ्री। ऐसे ही 500, 600 और 700 लीप ईयर नहीं होंगी, 800 होगी। ऐसे ही वो 3 दिनों का जो एरर है फिर से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, और कैलेंडर क्या हो जाएगा, एरर फ्री। अब वो इन्हीं टाइप पर बेस सवाल आपसे ये पूछ लेता है कि पहले 100 वर्षों में लीप वर्ष कितनी बार आया होगा। अगर आपने पिछला कंसेप्ट ध्यान से पढ़ा होगा तो आप ये कर सकते हो आसानी से, ठीक है ना। देखो मैंने कहा है 100 वर्षों में, तो 100 को सीधा सा क्या करना है, 4 से डिवाइड।
पहले 100 वर्ष है ना, 1 से लेकर 100 तक। जैसे पहले क्वेश्चन में आपने देखा था 1 से लेकर 400 तक थे, इस बार क्या पूछा है 1 से लेकर 100 तक। कितनी बार आया होगा ये पूछ लिया है। तो पहले 100 वर्ष हैं तो 4 से डिवाइड करना है सीधा सा। 4 से डिवाइड इसलिए करा है क्योंकि हर 4 साल बाद लीप ईयर मान लेते हैं, होता नहीं है, ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंगली आंसर होना चाहिए क्या 25, जबकि वो नहीं होगा। मैंने पिछले क्वेश्चन में ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया है आपका। होगा क्या 1 से लेकर 100 तक में कितनी सेंचुरी आई है, केवल 1 सेंचुरी आई है, तो उस सेंचुरी का नाम क्या है 100। क्या ये 400 से डिवाइड होती है, नहीं होती है, तो इसमें इसका मतलब 25 में ये सेंचुरी एक्स्ट्रा ऐड हुई है, इसलिए क्या कर दूंगा मैं माइनस। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 24। पहले 100 वर्षों में कितनी बार लीप वर्ष आया होगा, 24 बार आया होगा, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। अगर वो इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके ऐसे पूछ ले कि पहले 200 वर्षों में लीप वर्ष कितनी बार आया होगा, तो सिंपल सा आंसर है भाई 200 को डिवाइड करूंगा मैं 4 से, ये 50 होना चाहिए, लेकिन 2 सेंचुरी आई है 100 और 200, और दोनों ही लीप वर्ष नहीं है, तो इसका मतलब ये इसमें से क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट। कहने का मतलब ये हुआ जो भी सेंचुरी लीप ईयर नहीं होगी उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम इससे, 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी आता है। जैसे 4 से डिवाइड करने के बाद 50 आया, और ये -2 इसलिए करा क्योंकि 100 और 200 दोनों ही क्या नहीं है, लीप वर्ष नहीं है, इसलिए इसमें से क्या आंसर आ जाएगा 48 टाइम्स। कि पहले 200 वर्षों में लीप वर्ष कितनी बार आया होगा, 48 बार। अगर ये आपको समझ में आ चुका है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं इन्हीं को मॉडिफाई करके, वो आपकी स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। अब किन्हीं भी 100 वर्षों में लीप वर्ष कितनी बार आया होगा, ठीक है। तो आप सभी ने क्वेश्चन को करा होगा, और मैक्सिमम बच्चे इसको गलत कर लेते हैं, आंसर इसका लगा देते हैं 24 या 25, ठीक है ना। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, समझना जरा। जब मैंने कोई भी 100 वर्ष बोल दिए हैं तो आप कोई से भी ले सकते हो ना, 10, 15, 20 के बाद 2015, 2025 जो आपका मन करे वो ले सकते हो। जैसे कि किसी ने ले लिए हैं भाई 004, फिर 2012, 1992, 2020, ऐसे करते करते जो इसका मन करता चला गया इस बच्चे का वो लेता चला गया। तो इसने चुन चुन करके वो निकाले हैं जो लीप वर्ष हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 100 बार। किसी दूसरे बच्चे ने ईयर लिए हैं भाई 001, 1991, 2001, 1994, 5, कुछ भी XYZ कुछ भी लेता चला गया, वो चुन चुन करके उसने निकाले हैं जो लीप ईयर नहीं है, तो इस बच्चे का आंसर क्या आ जाएगा 0। कहने का मतलब ये हुआ कोई भी जब अपनी मर्जी से ईयर चुन सकता है तो उनके आंसर भी तो वेरी करेंगे। 0 से लेकर 100 तक कोई भी आंसर आ सकता है, वो आप बिल्कुल भी ज्ञात नहीं कर सकते, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कैन नॉट डिटरमाइन, आप ज्ञात ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम किसी का मन थोड़ा ही ना पढ़ सकते हैं, क्या पता आप मन में कितना प्यार कर रहे हो हमसे, है ना। इसीलिए आप बिल्कुल भी ज्ञात नहीं कर सकते हो, इस क्वेश्चन का आंसर आप ज्ञात नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको समझ में आ चुका है तो इसी के जैसा एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। अब लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है ये भी क्वेश्चन, बस इसमें थोड़ा सा अंतर है। इनमें कहा है किन्हीं भी लगातार 100 वर्ष, वो 100 वर्ष कोई से भी हो सकते हैं, वो 101 से लेकर के 200 तक भी हो सकते हैं, वो 300 से लेकर के 399 तक भी हो सकते हैं, कोई भी 100 वर्ष हो सकते हैं लगातार। और इसमें बच्चे गलती ये करते हैं 300 से 400 ले लेते हैं 2 सेंचुरी ईयर्स, या 200 से 300 ले लेते हैं, वो 101 वर्ष होते हैं, वो कभी भी 100 वर्ष नहीं हो सकते ना, क्योंकि 300 की 0 और 400 की 0 2 बार 101 वर्ष होंगे ना। वो गलती आप नहीं करोगे, ऐसा मैं मान करके चलता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए कोई भी 100 वर्ष हैं, उन 100 वर्षों को जब 4 से डिवाइड करूँगा तो 25 आना चाहिए, और इस टाइम पीरियड के बीच में एक ही तो सेंचुरी आएगी, या तो वो सेंचुरी लीप ईयर होगी या फिर नहीं होगी। अगर वो लीप ईयर हुई तो आंसर आपका 25 आएगा, अगर वो लीप ईयर ना हुई तो आंसर आपका 24 आएगा। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर 24 या फिर 25 होगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर देखो यहाँ पर अगर मैं लेकर के चलूँ कि 101 से 200 तक सेंचुरी कौन है, 200 ये लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ पर आंसर कितना आया, यहाँ पर आया 24, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 24। और इस वाले केस में अगर देखो आप 301 से 400 तक है तो ये भी 100 ही वर्ष,
इनमें भी 100 को डिवाइड करोगे 4 से, यहाँ 25 माइनस 0 हो जाएगा, क्योंकि ये लीप ईयर है तो इस केस में आंसर 25 आएगा। तो आपका हर केस में आंसर या तो 24 आएगा या फिर 25 आएगा। तो आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। तो इसी के साथ इसी के जैसा एक कंसेप्ट देखते हैं। अब इसमें पूछा गया है किन्हीं भी 2 लगातार लीप वर्षों के बीच में अधिकतम कितने वर्षों का अंतर हो सकता है, मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive लीप ईयर्स। वो लगातार होने चाहिए लीप ईयर, कोई से भी हों। जैसे कि इसका आंसर लगा देते हैं बच्चे 4, जो कि नहीं है। इतना आसान सवाल तो नहीं पूछूंगा ना मैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 8 वर्ष। अब समझना कैसे। कोई भी 2 लगातार लीप वर्षों के बीच में अधिकतम पूछा है ना मैंने, मिनिमम तो सभी को पता है 4, क्योंकि जैसे अगर आप देखो 004 के बाद अगला लीप ईयर कब आया होगा, 008 में, तो कितने वर्षों का अंतर हो गया, 4 वर्षों का अंतर हो गया। लेकिन मैंने पूछा है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम अगर आप देखना चाहो 1796 के बाद अगला लीप ईयर कब आया होगा, 1804 में। यहां पर इन दोनों के बीच में कितने वर्षों का अंतर हो गया, 8 वर्षों का अंतर। कहने का मतलब ये हुआ किन्हीं भी 2 लीप वर्षों के बीच में जो अधिकतम अंतर देखने को मिलता है वो 8 वर्षों का होता है। और वो कहां देखने को मिलेगा, आप देख लीजिए 1696 के बाद 1704 में लीप ईयर होगा, क्योंकि इसके बीच में जो 1700 सेंचुरी है वो लीप ईयर नहीं है, इसके बीच में जो 1800 सेंचुरी है वो लीप ईयर नहीं है। जो भी शताब्दी वर्ष होगा उसके आसपास आपको 8 वर्षों का अंतर देखने को मिलेगा 2 लगातार लीप वर्षों के बीच में। और उसका कारण आपको पता है, वो मैं बता चुका हूं पीछे की 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट की वजह से जो अंतर आया है हर एक सेंचुरी, उसकी वजह से लीप ईयर नहीं होती है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि जैसे कि आपने ये तो सब कुछ पढ़ लिया है या रट लिया है, अब रटना नहीं है। अब आपको हर एक कंसेप्ट को समझते हुए चलना है। हर एक चैप्टर में आपको पता होना जरूरी है ना कि भाई एक वर्ष में 365 दिन क्यों होते हैं। मैंने बता दिया है, पृथ्वी का चक्कर काटते हैं। पहले जमाने में होता ये था कि हर एक चीज सौरमंडल से जोड़ते थे कि एक, मुझे पता है सप्ताह में 7 ही दिन क्यों होते हैं, वो ग्रहों के नाम थे, उन पर नाम पर मुझे ये पता लग गया। अब ये कंसेप्ट समझना जरूरी है कि ये पता लग गया कि एक मुझे डिवाइड करना है। पहले तो पता लगा डेज होना जरूरी है भाई। अब डेज कितने होंगे, 7 होंगे। वही संडे मंडे ट्यूसडे आप चले आते हो, इन पर 7 के 7 दिन होते हैं। ये 7 दिन, ये कंसेप्ट आपको पता होना जरूरी था। और फिर ये कंसेप्ट कहां से आया, ये भी किससे, सौरमंडल से। और पहले एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, वो जो 365 और 366 दिन होते हैं वो, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये भी कब आता है, पृथ्वी का चारों ओर जब चक्कर काटती है ना सूर्य के चारों ओर, उससे आया है। ये भी सौरमंडल से जुड़ा हुआ है। अब जो ये महीने में दिन होते हैं, ये 30 और 31 या 28 या 29 ये कैसे होते हैं। अब वो डिवाइड अगर आप देखोगे, मुझे 365 दिनों को जब मुझे ये पता लग गया कि मुझे इसे सप्ताह में चेंज करना है, मतलब ये 7-7 का एक बंडल बनाना है जिसे हम सप्ताह कह देते हैं, ठीक है ना, जिसको हम वीक बोलते हैं। वो पता कैसे लगा, जब मैंने 365 को 7 से डिवाइड कर दिया तो एग्जैक्टली कितना बार वो चला है वो देखना पड़ा ना। जब मैंने इसको देखा ये 52 टाइम्स चला, ठीक है, 365 या 366 दिन होगा। अब यहाँ ये जो बचे हुए दिन होंगे ना, उन्हें ओड डेज बोलते हैं। देखना जरा, ये जो बचा है इसमें नॉर्मल ईयर में 1 ओड डे आता है और लीप ईयर में 2 ओड डे आते हैं। इनका इस्तेमाल भी चैप्टर के बाद में करते हैं, वो आपको पता लग जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। अब मंथ वाला कंसेप्ट ये है कि अगर आपको पता हो कि ये जो मून है, ठीक है ना, मून की ये जो बोलते हैं हम कि भाई अमावस्या और पूर्णिमा, ये एक साइकिल होती है ना, ये 15-15 दिन की होती है। तो एक 30 दिन को एक पूरा साइकिल मान लिया, 30 दिन के आसपास। तो इसके कारण वर्ष मुझे क्या लेना पड़ा, 30 दिन, समझ रहे हैं ना आप, 15 दिन की एक साइकिल, 15 दिन की एक साइकिल। तो ये पूरी एक साइकिल मतलब 30 दिन। 30 दिन में जिसको हम क्या बोलते हैं, एक मंथ। मंथ का कंसेप्ट यहां से आया। ये बात जरूरी है। डेज का कंसेप्ट कहां से आया, ये आया ग्रह से, ये आया पृथ्वी के चक्कर से, ठीक है ना। अब ये यहां पर अगर आप देखोगे कि यहां पर मेरे पास मंथ में 30 दिन के आसपास रखने वाली बात थी, क्योंकि जो
चंद्रमा है उसकी जो साइकिल है वो 15-15 दिन की है, वो इसकी कारणवश पोप ग्रेगरी ने एक महीना कह दिया इसको। इसका सब पार्ट हुआ ना ये डेज, मंथ में 30 के आसपास, और 365 को जब 30 से डिवाइड करा मैंने तो वो पूरा 12 बार कट रहा था। जो ऑड डे हैं उनको हटा करके वो जो एक्स्ट्रा दिन बचते हैं ना, 12 बार करूंगा तो यहाँ पर 360 हैं, तो 5 दिन वो एक्स्ट्रा आए हैं, उन्हीं को 31 में कन्वर्ट कर दिया है, और जो भी बचे थे उसे फैब में डाल दिया गया है। 28 हो गए थे वो बचे हुए दिन, क्योंकि 30 और 31 की साइकिल पर डिपेंड कर रहा था मंथ में, इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, 12 के 12 मंथ होते हैं, 30 के अराउंड घुमाते हैं उसको, 30 या 31। समझ में आ गई होगी ये बात। ये सिर्फ याद रखने वाली बातें हैं जो पिछली हिस्ट्री में पोप ग्रेगरी की कमेटी में जो बैठे हुए बंदे थे उन्होंने जो डिस्कस करी थी कि ये कैसे आया है, 7 ही दिन क्यों लिए, 365 ही दिन क्यों लिए, एक महीने में 30 या 31 दिन या 28 या 29 क्यों लिए, इनको ये कारण बताया गया था। ठीक है ना। अब इस पर बेस आपसे सवाल कैसे पूछता है वो सवाल देखिएगा आप, आपकी स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। अब सवाल आपने पढ़ लिया होगा कि 1 जनवरी 2019 को मान लेते हैं संडे था, तो इस पूरे वर्ष में कितने संडे रहे होंगे और कितने ही मंडे आए होंगे, ये पूछा है। अब भाई ये बात देखना जरा आप कि सबसे पहले तो ये मुझे पता करना है कि 2019 एक नॉर्मल ईयर है या फिर लीप ईयर है। अब ये तो आप पहचान ही सकते हो ना कि ये एक नॉर्मल ईयर है, लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देखा, रिमाइंडर यहाँ पर कितना आया, 3 रिमाइंडर का मतलब क्या हुआ, ये एक नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर है तो मैं आपसे पूछता हूँ इसमें दिन कितने होंगे, 365 दिन होंगे जी। अब 365 दिनों को अगर मैं सप्ताह में चेंज करना चाहूँ तो कितने सप्ताह रहे होंगे उसमें, भाई 365 को सीधा सा डिवाइड कर दिया मैंने 7 से, क्योंकि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। अब 7 से डिवाइड करने पर यहां पर आपको रिमाइंडर जो देखने को मिलेगा वो 1 आ जाएगा, क्योंकि एक नॉर्मल ईयर है। ठीक है ना। और ये 1 जो आया है इसी को ऑड डे बोलते हैं, मतलब बाकियों से अलग है। अलग कैसे है भाई, 52 बार तो सभी के सभी दिन आए होंगे ना, संडे मंडे ट्यूसडे, किसी भी सप्ताह में हर एक दिन 52 बार तो एटलीस्ट आता ही आता है। ये जो एक दिन एक्स्ट्रा बचा है, ये दिन कोई सा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है इस कंसेप्ट पर। वो कंसेप्ट क्या है, ये फैक्ट ध्यान रखना, कोई भी नॉर्मल ईयर अगर है, जैसे कि मैं 2019 2018, ये कोई भी नॉर्मल ईयर है, उसकी जो पहली तारीख को दिन होगा ना वही अंतिम को भी होगा। सपोज करिए 1 जनवरी को अगर संडे है ना तो 31 दिसंबर को भी संडे ही होगा, ये फैक्ट है। 1 जनवरी को यदि संडे है तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, संडे ही होगा। सेम इसी तरीके से अगर मैं बात करूं यही लीप ईयर में, अगर 1 जनवरी को संडे है तो 31 दिसंबर को संडे से नेक्स्ट डे मंडे होगा। ये कैसे होगा, ये क्वेश्चन की फॉर्म में अभी समझ में आ जाएगा जो मैं आप करा रहा हूं आपको। कहने का मतलब ये हुआ, नॉर्मल ईयर में जो भी दिन पहली तारीख को होगा वही अंतिम दिन को भी होगा। सेम यही बात अगर मैं लीप ईयर में करूं तो पहली तारीख को जो दिन होगा उससे नेक्स्ट डे अंतिम तारीख को होगा उस वर्ष की। अब इस क्वेश्चन में ये एप्लीकेबल है, देखना जरा। जब ये नॉर्मल ईयर है, इसकी 1 जनवरी को संडे है, तो अंतिम तारीख का भी मुझे पता लग गया ना, क्योंकि पहली को अगर संडे है तो अंतिम को भी क्या होगा, संडे ही होगा। यही बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां पर ये पता लग गया ना मेरे को कि जो भी दिन पहली तारीख को होता है वही उस वर्ष की अंतिम तारीख को भी होता है। तो अब मुझे ये पता है कि इस वर्ष में कितने संडे आए होंगे या कितने मंडे आए, कोई भी दिन पता कर ले, क्योंकि इसमें एक दिन एक्स्ट्रा आया है, इसे ऑड डे बोलते हैं। 52 बार तो सभी के सभी आए हैं, जो ये एक एक्स्ट्रा दिन है जिसे ऑड डे बोला है, वही दिन ये इस वर्ष का अंतिम दिन होगा ना भाई। ये 1 से लेकर के 7 की साइकिल जो बनी है, लास्ट ये बचा है 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को क्या दिन रहा होगा, यदि 1 को संडे है तो 31 को क्या रहा होगा, तो 31 दिसंबर को भी संडे ही रहा होगा। ये फैक्ट है, अभी अभी बताया मैंने आपको ये बात। ठीक है ना। अगर आपको ये बात समझ में आ चुकी है कि 31 दिसंबर को जो ये संडे आया है ये 53वां संडे होगा,
क्योंकि 52 बार तो सभी के सभी आ चुके हैं। 52 बार ही संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 7 के 7 दिन 52 बार आ चुके हैं। ये जो एक एक्स्ट्रा दिन आया है जिसको ऑड डे हमने बोला है, यही दिन संडे होगा। और वो संडे कौन सा होगा? 53वीं बार आया हुआ होगा संडे। तो ये संडे कितनी बार आया है इस वर्ष में? 53 बार। मंडे कितनी बार आया होगा? मंडे आया होगा जी 52 बार। ये बात आपकी समझ में आ चुकी होगी। अगर समझ में आ चुकी है तो इसी के जैसा एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर देखने को मिलेगा, अब उसे करिएगा। क्वेश्चन ये है कि यदि 1 जनवरी 2020 को रविवार है, कोई भी दिन ले सकते हो आप, कोई भी, ठीक है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, जो आपका मन करे, जो इसमें क्वेश्चन में दिया हो। जैसे कि इसमें दिया हुआ है 1 जनवरी 2020 को रविवार था, तो इस वर्ष में कितने रविवार रहे होंगे, कितने सोमवार रहे होंगे और कितने मंगलवार रहे होंगे। ठीक है, अब मुझे ये पता है ये 2020 क्या है, एक लीप ईयर है। तो लीप ईयर में दिन कितने होते हैं भाई? 366, ये डिस्कस कर चुके हैं। 366 में अगर मैं आपसे सप्ताह पूछूं तो सप्ताह कितने रहे होंगे भाई? 52 ही रहे होंगे। जो 5 बार यहाँ से कटा, ये बचा, ये 2 शेषफल आ गया, इसी को ऑड डे बोलते हैं। अगर मैं इसे इस तरीके से रखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 52 सप्ताह प्लस 1 दिन प्लस 1 दिन, ठीक है ना। अब ये 2 दिन एक्स्ट्रा आए हैं ना, 52 बार, तो सभी के सभी 7 के 7 दिन आए होंगे, ठीक है ना। और ये जो 2 एक्स्ट्रा दिन आए हैं ऑड डे जिनको मैं बोल रहा हूँ, ये ऑड डे कोई भी हो सकते हैं, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, हर एक क्वेश्चन पर। जैसे कि इस वाले सवाल में 1 तारीख को यदि संडे है तो 31 तारीख को यानी 31 दिसंबर को डेफिनेटली मंडे रहा होगा। ये कंसेप्ट काम में आ गया आपके। मैंने बताया था किसी भी लीप वर्ष में जो दिन 1 तारीख को होता है उससे नेक्स्ट डे अंतिम तारीख को होता है उस वर्ष की। तो यहाँ 1 तारीख को यदि संडे था, उस वर्ष की अंतिम तारीख को मंडे ही रहा होगा। और ये दिन एक्स्ट्रा क्यों आता है? एक दिन आगे शिफ्ट हो जाता है 29 फेब की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा जरा, ये 2 एक्स्ट्रा दिन हैं। ये लास्ट वाला तो 31 दिसंबर होगा, ये उससे पहला 30 दिसंबर होगा। अब 31 दिसंबर को क्या दिन रहा होगा यदि 1 तारीख को संडे था? अभी ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका है। अगर 1 तारीख को संडे है तो लास्ट को क्या होगा? मंडे। तो ये 31 तारीख को मंडे जो आया है, ये 53rd यानी 53वां मंडे है। ये आपको अब समझ में आ चुका है। अगर 31 दिसंबर को मंडे था तो भाई 30 दिसंबर को क्या दिन रहा होगा? वो संडे रहा होगा। और वो भी कौन सा होगा? 53वां संडे, क्योंकि 52 बार तो सभी के सभी दिन यहाँ पर आ ही चुके हैं। अब एक बात सरल शब्दों में बात करते हैं। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? संडे कितनी बार आए? 53 इस वर्ष में। मंडे कितनी बार आए? 53। और ट्यूसडे कितनी बार आए? 52। कहने का मतलब ये हुआ सरल शब्दों में कि कोई भी नॉर्मल ईयर होता है ना, उनमें जो भी दिन 1 तारीख को आ जाएगा वो दिन 53 बार आएगा। बाकी बचे हुए 6 के 6 दिन 52 बार आएंगे। अगर मैं लीप वर्ष की बात करूं, 1 तारीख को जो भी दिन है वो तो 53 बार आएगा ही आएगा। साथ ही साथ जो दिन उससे नेक्स्ट होगा, सपोज करिए 1 में संडे था तो उससे नेक्स्ट क्या होगा? मंडे। तो संडे और मंडे वो 53 बार आएंगे। बाकी बचे हुए 5 के 5 दिन 52 बार आएंगे। सिर्फ इतना सा कंसेप्ट है। इस पर बेस जरूर सवाल पूछता है, वो बहुत सी बार देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में। तो ये कंसेप्ट अगर आपकी समझ में आ चुका है तो अगला कंसेप्ट हम जो सीखने जा रहे हैं वो होगा रिपीटेशन ऑफ अ कैलेंडर, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आपको किसी भी तारीख का दिन पता करना है 10 सेकंड में कैसे सीखते हैं वो देखना बहुत ज़रूरी है। अभी तो ये इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट्स मैंने आपको बताए हैं, इनका इस्तेमाल चैप्टर के बीच में होता रहेगा। तब तक के लिए आप सवाल ट्राई करते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे इसके काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।